दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगर तुमने उस आदमी को गलत तरीके से छुआ तो वह हमारे परिवार को आसानी से नष्ट कर सकता है। सिर हिलाते हुए हरिओम ने कहा, मैं करूंगा। फोन रखते ही हरिओम को थोड़ा डर महसूस हुआ। स्वर्गीय निजी कक्ष से आए इस बड़े आदमी को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जा सकता था। उसके पास काम करने के अपने तरीके थे और वह ऐसा क्रूरता से कर सकता था। यहां तक कि हरिओम या पूरा क्वीन परिवार भी उसके खिलाफ अपना बचाव नहीं कर सकता था। यहां तक कि पोलर्टन जनरल अस्पताल के प्रभावशाली कर्मियों को भी वहीं रहने की चेतावनी दी गई। रानी परिवार को नष्ट करना उसके लिए आसान काम होगा। हरिओम यह पता लगाना चाहते थे कि पहला कदम किसने उठाया, लेकिन अंततः उन्होंने ऐसा न करने का निर्णय लिया। अब तक जो कुछ उसने सीखा था उसके आधार पर वह जानता था कि अगर वह मामले की जांच शुरू करेगा तो बड़े लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। जब आप रसातल में देखते हैं तो रसातल भी आपको देखता है। हरिओम को यह बात समझ में आ गई। पोलर्टन जनरल अस्पताल से निपटने के बाद हर्षित अपने दादा के पास गया और चुपचाप उनके हाथ पकड़े रहा। वह काफी देर तक ऐसे ही रहा। अचानक हर्षित का फोन बज उठा। वह भौंचक्का रह गया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि यह उसके अच्छे दोस्त भूपेंद्र का फोन था। भूपेंद्र और हर्षित हाई स्कूल के सहपाठी थे। हालांकि कई सालों से उनका संपर्क नहीं था, लेकिन जब हर्षित पहली बार पोलर्टन पहुंचा तो भूपेंद्र ही पहले व्यक्ति थे जिनसे हर्षित ने संपर्क किया था। भूपेंद्र की शादी खुशहाल नहीं थी। उसने स्कॉट परिवार में शादी की थी। उसकी पत्नी बिंदिया एक मोटी और दबंग महिला थी। भूपेंद्र के पास कोई प्रॉपर नौकरी नहीं थी। वह सेकंड हैंड हाउसिंग के कारोबार में था। सीधे शब्दों में कहें तो वह सिर्फ एक एजेंट था। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईमानदार इंसान होने के कारण भूपेंद्र का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। वह हर महीने सिर्फ 6,000 कमा पाता था। हेलो भूपेंद्र, हर्षित ने कॉल का जवाब दिया। हर्षित, क्या तुम दोपहर को हमारे हाई स्कूल की मीटिंग में आओगे? भूपेंद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं, हर्षित ने इनविटेशन मना कर दिया। भूपेंद्र ने जवाब दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आओ प्लीज, मेरी खातिर आओ। हमारी क्लास की पॉपुलर लड़की भी आ रही है। महेश किंग भी वहां होगा। उसने कुछ दिन पहले मुझसे कांटेक्ट किया था। उसने कहा कि उसने पोलर्टन एस्टेट्स में से एक घर पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं। मुझे टेंशन है कि मैं इसे बेच नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूं। हर्षित गहरी सोच में डूब गया। पोलर्टन एस्टेट्स, क्या यह चंद्रकांत द्वारा डेवलप नहीं किया गया? करंट मार्केट रेट लगभग 3 लाख प्रति स्क्वायर मीटर है। यह देखते हुए कि वहां के सभी घर कम से कम 300 स्क्वायर मीटर के हैं, एक घर की कीमत टैक्स सहित 100 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। पोलर्टन एस्टेट्स में 3000 स्क्वायर मीटर में एक बहुत बड़ी हवेली है। पिछले साल इसका रेनोवेशन पूरा हुआ। करंट में इसकी कीमत 1.3 अरब है। यह पोलर्टन की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में से एक है, जो इसे हाउसिंग एजेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर बनाती है। अगर कोई डील पक्की करता है तो कमीशन 10 मिलियन तक जा सकता है। जरूर, हर्षित ने तुरंत सहमति दे दी। फोन रखने के बाद उसने तुरंत चंद्रकांत को फोन किया। अरे चंद्रकांत, क्या तुमने पोलर्टन की प्राइम प्रॉपर्टी बेच दी है? चंद्रकांत ने जवाब दिया, अभी नहीं हर्षित, पिछले साल इसका रेनोवेशन हुआ था। अकेले ग्रैंड रेनोवेशन में 100 मिलियन से ज्यादा की लागत आई थी। एमी लेन ने मुझे बताया है कि जब तुम वापस आओगे तो ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, मेरे कॉल का इंतजार करो, हर्षित ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद भूपेंद्र ने फोन किया। हर्षित, क्या तुम्हारे पास अभी टाइम है? क्या तुम पोलर्टन एस्टेट्स आ सकते हो? महेश अभी घर देखने आ रहा है। हर्षित तुरंत तैयार हो गया। उसने एक टैक्सी बुलाई और पोलर्टन एस्टेट्स की ओर चल पड़ा। जब हर्षित वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भूपेंद्र सिक्योरिटी गार्ड के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। उसने अपना सूट और नेम टैग पहना हुआ था। हाय हर्षित, चलो थोड़ी देर वेट करते हैं। महेश ने कहा है कि वह 10 मिनट में यहां आ जाएगा। भूपेंद्र ने मुस्कुराते हुए हर्षित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वैसे क्या तुमने अपने दादाजी की मेडिकल फीस के लिए पैसे अरेंज कर लिए हैं? हाँ, ये काफी है। हर्षित भी भूपेंद्र को देखकर खुश हुआ।
मुझे खेद है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सका। भूपेंद्र ने माफी मांगी। हर्षित ने भूपेंद्र की गर्दन पर कुछ खरोंच के निशान देखे। वे काफी गहरे लग रहे थे। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपसे आरण मांगा था? हर्षित ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। भूपेंद्र ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, पति और पत्नी के बीच झगड़े बिल्कुल नॉर्मल हैं। हर्षित ने बोलना बंद कर दिया और उसके बाद चुप हो गया। वे चुपचाप खड़े थे। तभी अचानक एक कार ने हॉर्न बजाया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक आलीशान कार खड़ी थी। ब्रांडेड टक्सीडो पहने एक युवक कार से उतरा। उसके पीछे दो खूबसूरत महिलाएं थीं। उनमें से एक महिला ने लंबी काली ड्रेस और ऊंची एड़ी के सैंडल पहने हुए थे। उसका शरीर पतला और त्वचा गौरी थी, जिससे एक सुंदर और अट्रैक्टिव आभा झलक रही थी। वह इशिता थी, हाई स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। हर्षित को देखकर इशिता दंग रह गई। शांत और उदासीन भाव से उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा हर्षित। ये दोनों पहले भी एक घोटाले में शामिल रह चुके थे। दूसरी महिला, जो करीब 5 फुट 7 इंच लंबी थी, उसके कंधे तक लंबे बाल थे। उसका फिगर सेक्सी था और चेहरा सुंदर था। हर्षित और भूपेंद्र का अभिवादन करने के बाद उसने अपनी नजर वापस टक्सीडो वाले आदमी पर घुमाई। भूपेंद्र को देखते ही उसकी आंखें नफरत से भर गईं। हर्षित को इसका अंदाजा था, लेकिन वह हल्के से मुस्कुराया। अरे हर्षित, तुम भी यहां हो? मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। टक्सीडो वाला आदमी महेश था। वह एक सक्सेसफुल इंसान की तरह दिखता था। उसकी कलाई पर एक गोल्डन रोलेक्स घड़ी थी। उसकी हर हरकत से उसकी सुपीरियरिटी झलक रही थी। काफी समय हो गया महेश, हर्षित ने खुशी से ग्रीट किया। महेश ने सिर हिलाया और अपना ध्यान भूपेंद्र की ओर लगाया। भूपेंद्र, क्या तुमने हवेली के ओनर से संपर्क किया है? भूपेंद्र थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। हाँ, हमने बात की है। हवेली 300 स्क्वायर मीटर में फैली है, इसलिए कुल कीमत 97 करोड़ है। इशिता और लंबी महिला दोनों ने गहरी सांस ली। देश में ऐसे बहुत कम लोग थे जो बिना हिचकिचाहट के करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। महेश, तुम अभी क्या बिजनेस कर रहे हो? तुम 100 मिलियन की कीमत वाली हवेली कैसे खरीद सकते हो? इशिता ने प्रशंसा भरी आंखों से कहा। महेश ने कूल बने रहने की कोशिश की और कंधे उचका दिए। बस एक छोटा सा बिजनेस है। हालांकि वह विनम्र बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर सेटिस्फैक्शन का एक्सप्रेशन छिपा नहीं सका। लंबी महिला ने अतिशयोक्ति से कहा, यह तो कमाल है। मुझे लगता है कि आप हमारे ग्रुप में सबसे एलिजिबल पर्सन हैं, मिस्टर किंग। महेश ने लंबी महिला की ओर देखा और कहा, सुमित्रा, तुम भी बहुत बुरा नहीं कर रही हो। तुम जल्द ही डोंटा पिक्चर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हो। तुम एक सुपरस्टार बनने जा रही हो। लंबी महिला सुमित्रा स्मिथ हल्के से मुस्कुराई। मुझे अभी भी आपके सपोर्ट की जरूरत है, MIU किंग। किसी ऐसे इंसान के उलट जो आज भी हाउसिंग एजेंट है। जब सुमित्रा ने यह कहा तो उसकी नजरें भूपेंद्र और हर्षित पर थीं। महेश मुस्कुराया। चलो घर पर एक नजर डालें। भूपेंद्र की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ गई। सच कहें तो वह यह डील करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि महेश कैसा है। वह बहुत ही शालीन स्वभाव का था और अपनी प्रॉपर्टी का शो ऑफ करना पसंद करता था। हालांकि अगर डील सक्सेसफुल होती तो कमीशन काफी बड़ा होता। वे तेजी से रेजिडेंशियल एरिया में घुस गए। जब वे वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने जो देखा उससे वे हैरान रह गए। आसपास की एकमात्र हवेली उनकी आंखों के ठीक सामने थी। 3000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जगह में फैली इस हवेली में एक खूबसूरत गार्डन और बहता हुआ फव्वारा था। यह एक परफेक्ट पैकेज था। तो यह पोलर्टन की फेमस प्राइम प्रॉपर्टी है? इशिता और सुमित्रा आश्चर्य से भर गईं। एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन की तरह भूपेंद्र ने तुरंत जगह का इंट्रोडक्शन दिया। यह पोलर्टन का सबसे महंगा घर है। इसे पोलर्टन की प्राइम प्रॉपर्टी कहा जाता है और इसकी कीमत 1300 मिलियन है। घर के अंदर एक एंटरटेनमेंट रूम, एक बिलियर्ड्स रूम, एक स्विमिंग पूल और एक सनरूम है। मैंने सुना है कि इसका ओनरशिप जल्द ही ट्रांसफर होने वाला है। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए महेश ने इमारत को घूरा। वह अपने आप में सोचते हुए अपनी आंखों में चमक भर आया। इस बीच सुमित्रा और इशिता ईर्ष्या भरी नजरों से इमारत को देख रही थीं। 1300 मिलियन?
इसे कौन खरीद पाएगा? खरीदार शायद कोई फाइनेंशियल दिग्गज होगा, है ना? सुमित्रा ने जोर से हैरानी जताई। भूपेंद्र ने जवाब दिया, कोई भी आम आदमी घर खरीदने के लिए 1300 मिलियन खर्च नहीं कर सकता। वह थोड़ा दयनीय लग रहा था क्योंकि उसने महिला की ओर विनम्रता पूर्वक मुस्कुराते हुए और उसे धीरे से झुकाते हुए कहा। महेश की नजर भूपेंद्र पर तिरस्कार से घूम गई। कोई भी हो, यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा मंथली सैलरी सिर्फ 3600 है। यह सुनकर भूपेंद्र झेंप गया। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान जमी रही, लेकिन उसने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। तभी सुमित्रा और इशिता एक साथ हंस पड़ी। हाँ भूपेंद्र, तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय इस बारे में सोचो कि तुम घर बेचकर ज्यादा कमीशन कैसे कमा सकते हो। कमीशन? ऐसा लग रहा है जैसे तुम दान ले रहे हो। सुमित्रा ने नाक भौं सिकोड़ी। इसके बाद हर्षित ने जवाब दिया, रैफ एक सेल्स पर्सन है। आप उसकी मेहनत के रिजल्ट को दान कैसे मान सकते हो? यह सुनकर सुमित्रा ने हर्षित को नफरत भरी नजरों से देखा। उनके कपड़ों की कीमत 200 से भी कम है और फिर भी उनमें हमारे सामने किसी के लिए खड़े होने की हिम्मत है। फिर उसने पलट कर कहा, यह भी तुम्हारा काम नहीं है। मेरी राय में यह तुम्हारी किस्मत है कि मी चंद्रकांत तुम्हें कमीशन देने को तैयार है। चूंकि वह एक घर के लिए आसानी से 100 मिलियन का भुगतान कर सकते हैं, इसलिए वह सीधे प्रॉपर्टी के ओनर से प्रपोजल पर बात कर सकते हैं। तो तुम उनके लिए कोई बड़ी मदद नहीं कर रहे हो। सुमित्रा ने गलती से मान लिया था कि हर्षित भी एक प्रॉपर्टी एजेंट है, इसलिए वह उसके साथ मजाकिया और उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही थी। इस दुनिया में समानता जैसी कोई चीज नहीं है। महेश तुमसे कहीं बेहतर है, इशिता ने ठंडे स्वर में कहा। उसने महेश की तारीफ करके और भूपेंद्र और हर्षित को नीचा दिखाकर उसका पक्ष जीतने की पूरी कोशिश की। जवाब में महेश ने बस हाथ हिलाकर टाल दिया। ठीक है, बहुत हो गया। चलो अब बिजनेस से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। यद्यपि वह शांत स्वर में बोल रहा था, परंतु उसके चेहरे से यह स्पष्ट हो रहा था कि वह बाकी सभी के प्रति घमंड से भरा हुआ है। यह देखकर कि हर्षित जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा है, भूपेंद्र ने विनम्रतापूर्वक उसकी आस्तीन खींचकर उसे रोका और इशारा किया कि व्यर्थ के विवाद में न उलझे। फिर हर्षित चुप हो गया। भूपेंद्र के नेतृत्व में वे कुछ ही समय में 27वीं मंजिल के 9वें अपार्टमेंट में पहुंच गए। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उनके लिए दरवाजा खोला। उसका चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था। अपार्टमेंट का इंटीरियर शानदार था। यह 300 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ था और इसकी अपनी बालकनी थी। अगर कैपिटल चेन में कोई प्रॉब्लम न होती तो मैं यह अपार्टमेंट नहीं बेचता। इसकी कुल कीमत 97 मिलियन है। हम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हैं, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। उसकी नजरें महेश पर थीं। इतने वर्षों तक बिजनेस इंडस्ट्री में काम करने के बाद वह यह अंदाजा लगाने में सक्षम हो गया था कि सामने वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है। पूरे अपार्टमेंट का दौरा करते हुए महेश बीच बीच में सिर हिलाता रहा। अंत में उसने कहा, मैं आपके घर से काफी संतुष्ट हूं, फिर भी मुझे इस पर थोड़ा समय चाहिए। मैं आपको कल तक जवाब दे दूंगा। क्या यह आपके लिए ठीक है? मध्यम उम्र के आदमी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जरूर। महेश ने पूछा, क्या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? भूपेंद्र तेजी से खड़ा हुआ। उसने अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डील फाइनल करने में आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता? अगर दोनों एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क स्थापित कर लेते तो यह भूपेंद्र के लिए नुकसानदेह होता, क्योंकि तब वह अपना कमीशन नहीं कमा पाता। अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने कहा, ठीक है, यही इंडस्ट्री के नियम है, मैं इसे समझता हूं। यह देखकर महेश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, भूपेंद्र, क्या मैंने तुम्हें बोलने दिया? तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फीस नहीं दूंगा? भूपेंद्र तुरंत नर्वस हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं, तुम गलत हो। मैं क्या? महेश ने गुस्से से पूछा। ये इंडस्ट्री के रूल्स हैं, हर्षित ने कहा। यहां तक कि ओनर भी ये रूल्स जानते हैं। आप इसे क्यों नहीं समझते? भूपेंद्र ने खुद प्रॉपर्टी ढूंढी और सेलर्स से कांटेक्ट किया। उसे ऐसा करने में बहुत मुश्किल हुई।
क्या आप इस तरह उसके योगदान की इग्नोरेंस करने वाले हैं? अरे तुम कौन हो मिस्टर चंद्रकांत को डांटने वाले? सुमित्रा ने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा। हर्षित की आंखें ठंडी हो गईं। उसने ठंडेपन से सुमित्रा की ओर देखा। यह देखकर वह बेकाबू होकर कांप उठी। चूंकि ओनर पूरी तरह से सिचुएशन को समझने में असमर्थ था, इसलिए उसने बाद में मामले को सुलझाने की कोशिश की। ठीक है, मैं भूपेंद्र से कांटेक्ट करूंगा। कृतज्ञतापूर्वक भूपेंद्र ने अधेड़ उम्र के आदमी को धन्यवाद दिया। थैंक यू मिस्टर येलेरे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। पड़ोस से बाहर निकलने के बाद भूपेंद्र ने महेश की ओर देखा और पूछा, मिस्टर चंद्रकांत, आप इस घर के बारे में क्या सोचते हैं? भूपेंद्र की तरफ देखे बिना महेश ने कहा, चलो लंच पर मिलते हैं, हम वहां इस पर बात करेंगे। परेशान होकर भूपेंद्र ने हर्षित की तरफ देखा। उसने देखा कि हर्षित के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण एक्सप्रेशन था। उसने कहा, हमें चलना चाहिए। भूपेंद्र ने सिर हिलाया और पूछा, ठीक है, लंच के लिए कहां जाएंगे? रिवेबेल होटल, महेश ने अनाउंस किया। इसके बाद वह अपनी कार में बैठ गया। सुमित्रा और इशिता ने हर्षित और भूपेंद्र को गुड बाय कहने की भी जहमत नहीं उठाई। अपनी आंखें घुमाते हुए वे महेश के पीछे चल दी। तेजी से जाती हुई BMW को देखते हुए भूपेंद्र ने कहा, महेश बहुत एरोगेंट लगता है, मुझे वंडर हो रहा है कि हमारा लंच कैसा होगा। हर्षित ने जवाब दिया, हमें उसके साथ लंच पर जरूर जाना चाहिए। कौन जाने, शायद हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड मिल जाए। ऐसा लगता है कि महेश वाकई बहुत अमीर है, क्योंकि उसने रिवेबेल होटल में लंच का अरेंजमेंट किया था। भूपेंद्र ने प्रशंसा में कहा। उन्होंने जोड़ा, इस होटल की फाउंडर सक्सेसफुल बिजनेसमैन लावण्या है। क्या ऐसा है? हर्षित एक पल के लिए सरप्राइज हो गया, फिर तुरंत होश में आया। उसने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा कि वह उम्मीद करता है कि वहां लावण्या से ना टकराए। कुछ मिनट बाद हर्षित और भूपेंद्र रिवेबेल होटल पहुंचे। उन्होंने लॉबी में खड़े 20 लोगों को देखा, जिनमें महेश भी था। वह रिसेप्शनिस्ट से बहस कर रहा था। मुझे बहुत सॉरी है सर, आज हम फुल कैपेसिटी पर हैं, आपने टेबल बुक नहीं की। रिसेप्शनिस्ट ने माफी मांगते हुए कहा। महेश ने अविश्वास में नाक भौं सिकोड़ी। क्या आप अपने होटल का मैनेजमेंट ऐसे ही करते हैं? मैंने सुना है कि 9वीं मंजिल पर एक प्राइवेट रूम है जो खाली है, हम इसका यूज क्यों नहीं कर सकते? रिसेप्शनिस्ट ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, सर, वह रूम कस्टमर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। सुश्री लावण्या अपने गेस्ट्स को वहां रखती हैं। मैं बस अपना काम कर रही हूं। प्लीज मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट मत बनाइए। 9वीं मंजिल पर सिर्फ 2 प्राइवेट रूम थे। इसके अलावा उस मंजिल पर एक बॉलिंग रूम, जिम, मीटिंग रूम, कराओके रूम और एक मूवी थिएटर था। इसलिए कोई भी कह सकता है कि 9वीं मंजिल सिर्फ पोलरटन के ऑनर्ड गेस्ट्स के लिए थी। इसमें पोलरटन के सबसे रिच आदमी चंद्रकांत, दिवा वसुंधरा और टॉप रैंक के लीडर्स शामिल थे। मैं ओमकारज एंटिक्स का एक एग्जीक्यूटिव हूं, महेश ने धीरे लेकिन धमकी भरे लहजे में कहा। ओमकार एंटिक्स? रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत गहरी सांस ली। उसने आदर से कहा, थोड़ी देर रुको, मैं किसी से कंसल्ट करती हूं। महेश ने आखिरकार संतोष में सिर हिलाया और आसपास के माहौल को देखने लगा। आसपास के लोग सम्मान और प्रशंसा से भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। महेश सबका रिस्पेक्ट पाकर खुश था। रिसेप्शनिस्ट ने सीनियर मैनेजमेंट के एक बंदे मार्क व्हाइट को कॉल किया। नमस्ते मिस्टर व्हाइट, ओमकार एंटिक्स के एक अधिकारी ने पूरी 9वीं मंजिल को रिजर्व करना चाहा है। क्या ओमकार ग्रीन ने पर्सनली ये रिक्वेस्ट की थी? फोन से एक मजबूत और स्थिर आवाज आई। रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा, नहीं, यह उनकी कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव है, उसे बाहर निकाल दो। ओमकार एंटिक्स में पूरी मंजिल रिजर्व करने का अधिकार सिर्फ ओमकार को है। तो क्या हुआ अगर वह एक एग्जीक्यूटिव है? मार्क ने जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट ने फोन रख दिया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करें, मेरे सीनियर्स ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि सिर्फ मिस्टर ओमकार ग्रीन को 9वीं मंजिल पर जाने का अधिकार है। सर, शायद आप कहीं और जगह बुक करना चाहें। महेश का चेहरा काला पड़ गया। अगर ऐसा है तो चलो किसी दूसरे होटल में चलते हैं, हमें यहां अपनी सभा करने की जरूरत नहीं है, किसी ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ महेश, हम यहां सिर्फ पुरानी यादें ताजा करने आए हैं।
इस छोटी सी बात पर हमारा अच्छा मूड खराब न हो, सुमित्रा ने कहा। जाहिर है उसने लावण्या की रेपुटेशन के बारे में सुना था। वह जानती थी कि 9वीं मंजिल ऐसी जगह नहीं थी जहां आम लोग जा सकें। चलो किसी दूसरे होटल में चलते हैं, भूपेंद्र ने धीरे से सजेशन दिया। उसे डर था कि महेश नाराज हो जाएगा। आखिरकार अगर महेश नाराज हो गया तो पैसे कमाने का उसका मौका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी शिकायत सहने और डील फाइनल करने के लिए विनम्रता से पेश आने में क्या बुराई थी? क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? महेश का चेहरा ठंडा पड़ गया। अब उसकी आंखों में उपहास छिपा नहीं था। इस सभा में भाग लेने का उनका मकसद अपनी प्रॉपर्टी का शो ऑफ करना था। सुमित्रा ने बीच में कहा, इसका तुमसे क्या मतलब है भूपेंद्र? तुम सिर्फ एक बिचौलिया हो। साफ साफ कहूं तो तुम एक घटिया कुत्ते हो। तुम्हें बोलने का क्या हक है? इशिता ने डांटा। समूह के बाकी लोग भी भूपेंद्र को डांटने लगे। हां, तुम इस मामले में क्यों दखल दे रहे हो? तुम्हें चुप रहना चाहिए और अपने काम से मतलब रखना चाहिए। भूपेंद्र का चेहरा तुरंत टमाटर जैसा लाल हो गया। वह वहीं जम गया और समझ नहीं पा रहा था कि उसे वहां से चले जाना चाहिए या वहीं रहना चाहिए। यहां तक कि रिसेप्शनिस्ट भी भूपेंद्र को दयनीय नजरों से देख रहा था। गरीब होना पाप था। भूपेंद्र की आलोचना का एकमात्र कारण यह था कि वह गरीब था और उसकी कोई रेपुटेशन नहीं थी। सर, मुझे खेद है, कृपया यहां ज्यादा शोर न करें, रिसेप्शनिस्ट ने रिमाइंड कराया। यह देखकर कि हर कोई भूपेंद्र की आलोचना कर रहा था और उसके खिलाफ था, महेश को थोड़ा अधिक कंफर्टेबल महसूस हुआ। हर्षित ने धीरे से आह भरी और भूपेंद्र की पीठ थपथपाई। इसके बाद उसने महेश की ओर देखा और पूछा, अगर मैं तुम्हें 9वीं मंजिल पर ले जा सकूं तो क्या तुम उस अपार्टमेंट को खरीदने और भूपेंद्र को सही कमीशन देने पर विचार करोगे? महेश ठिठक गया, फिर जोर से हंसने लगा। हर्षित, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम हमें 9वीं मंजिल पर कैसे ले जा सकते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सुमित्रा ने भी उसे तिरस्कार से देखा। यह सही है, अपने आप को अच्छी तरह देखो। तुम एक नॉर्मल प्राइवेट रूम का खर्च भी नहीं उठा सकते, फिर भी तुम दावा करते हो कि तुम हमें 9वीं मंजिल तक ले जा सकते हो। शेखी बघारना बंद करो। कितना घमंडी और व्यर्थ, इशिता ने शांतिपूर्वक कमेंट किया। ठीक है हर्षित, क्योंकि तुम दिखावा करना चाहते हो तो चलो देखते हैं तुम कोशिश करते हो। महेश ने पलटकर हर्षित को देखा। उसकी आंखों में कई फीलिंग्स झलक रही थीं। उसकी नजरों में उपहास, नफरत, अवमानना और तिरस्कार झलक रहा था। मैं तुम्हें यह कैसे साबित करूं? हर्षित भाव शून्य था। जब तक तुम हमें इस बिल्डिंग की 9वीं मंजिल तक लाने में सक्षम हो, मैं वह अपार्टमेंट खरीद लूंगा। मैं भूपेंद्र को 2 मिलियन का कमीशन भी दूंगा, महेश ने घोषणा की। दूसरी ओर भूपेंद्र ने चिंतित होकर हर्षित की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, हर्षित, कोई बात नहीं, मुझे उस कमीशन की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। फिर भी हर्षित ने एक बार फिर उसके कंधे पर थपथपाया। कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो, उसने कहा। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला और लावण्या को कॉल किया। उसने उसका नंबर चंद्रकांत से लिया था। ये कौन है? फोन के दूसरी तरफ से एक स्वीट और धीमी आवाज आई। मैं हर्षित हूं। दूसरा व्यक्ति चुप हो गया, लेकिन हर्षित उसकी तेजी से बढ़ती सांसों को सुन सकता था। हर्षित, तुम कहां हो? लावण्या की मीठी आवाज फोन पर गूंजती रही। हर्षित ने बताया, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आज मेरी क्लास की मीटिंग है। मैं इस समय रिवेबेल होटल की पहली मंजिल पर हूं। हम रूम बुक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे लिए 9वीं मंजिल खोल दें। क्या यह ठीक है? ठीक है, मैं जाकर इसे सॉल्व कर लूंगी, वहां मेरा इंतजार करो, लावण्या ने सहमति जताई। हर्षित ने फोन रख दिया और शांति से कहा, चलो कुछ मिनट इंतजार करते हैं, कोई जल्दी ही आएगा और हमारे लिए सब अरेंज कर देगा। महेश ने अविश्वास और उपहास से उसकी ओर देखा। तुम झूठ बोल रहे हो, 9वीं मंजिल पर जाने का तुम्हें क्या हक है? उसने तिरस्कार से कहा। सुमित्रा और इशिता खिलखिलाकर हंसने लगीं और हर्षित की ओर ऐसे देखने लगीं जैसे वे किसी मूर्ख को देख रही हों। यहां तक कि ओमकार एंटिक्स के चेयरमैन को भी 9वीं मंजिल पर जाने के लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि हर्षित एक साधारण फोन कॉल से यह काम निपटा देगा। रिसेप्शनिस्ट को भी उस पर भरोसा नहीं हुआ। कुछ ही पलों बाद
एक हट्टा कट्टा आदमी तेजी से आगे बढ़ा। वह लगभग 35 साल का लग रहा था और उसका रूप रंग बहुत ही डरावना था। वह गंजा था और उसके सिर पर काले कमल का टैटू बना हुआ था। पहली नजर में ही कोई यह बता सकता था कि वह एक अच्छा इंसान नहीं था। वह वास्तव में मार्क व्हाइट था, रिवेबल होटल का सबसे प्रमुख व्यक्ति और लावण्या का वफादार नौकर भी। उसकी तीखी निगाहें भीड़ को घूर रही थीं। हर कोई ऐसा महसूस कर रहा था मानो उसकी निगाहें उसे छेद रही हों। उसका आभा मंडल बहुत ही खतरनाक था। श्री हर्षित कौन है? मार्क ने पूछा। हर्षित ने शांति से उत्तर दिया, यह मैं हूं। मेरे पीछे 9वीं मंजिल पर चलो। 9वीं मंजिल आज तुम्हारे लिए खुली है, आओ, मार्क ने कहा। हालांकि उसका लहजा विनम्र था, लेकिन उसकी निगाहें हर्षित पर भयंकर रूप से केंद्रित थीं। उसकी आंखों में शक और जिज्ञासा थी। मार्क की बातें सुनकर सभी दंग रह गए। क्या स्थिति है? क्या हर्षित गुप्त रूप से एक प्रभावशाली व्यक्ति है? यह फेमस 9वीं मंजिल है। यहां तक कि पोलर्टन के सबसे अमीर आदमी को भी अगर वहां जाना है तो उसे पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। उसने एक फोन कॉल से कैसे निपटा लिया? महेश की आंखें बड़ी हो गईं, जबकि सुमित्रा और इशिता ने आश्चर्य से अपने मुंह ढक लिए। क्या हर्षित सचमुच हमसे कुछ छिपा रहा है? हर्षित, मुझे कुछ बताओ, क्या हो रहा है? कृपया मेरे पीछे आए। मार्क आगे चला गया और भीड़ उसके पीछे पीछे अचंभित होकर चल रही थी। वे एक प्राइवेट लिफ्ट में चले गए। जब वे 9वीं मंजिल पर पहुंचे तो सभी लोग अवाक रह गए। क्या यह पौराणिक 9वीं मंजिल है? यह एक विशाल एंटरटेनमेंट सेंटर की तरह था। दीवारों पर पहाड़ों और नदियों की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स सजी हुई थीं। महेश बता सकता था कि ये पेंटिंग्स सदियों पहले बनाई गई असली आर्टवर्क्स थीं। 3 साल पहले वे नीलामी में 45 मिलियन रुपए की आसमान छूती कीमत पर बिकी थीं। उन्हें 9वीं मंजिल पर ये पेंटिंग्स देखने की उम्मीद नहीं थी। सुमित्रा और इशिता हर्षित को घूर रही थीं। वे उसका असली चेहरा जानना चाहती थीं। हालांकि हर्षित बेहद शांत रहे। क्या अब तुम अपना वादा पूरा कर सकते हो? हर्षित ने महेश की ओर देखा। भूपेंद्र को लगा जैसे वह सपना देख रहा है। स्थिति अविश्वसनीय थी और उसे अवास्तविक लग रही थी। क्या यह वही हर्षित है जिसे मैं जानता हूं? महेश का चेहरा कठोर हो गया। फिर भी उसने सिर हिलाया। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। लेकिन क्या हो रहा है? वह हार मानने को तैयार नहीं था। ओमकार एंटिक्स पहले से ही एक पावरफुल कंपनी थी। इसकी कुल संपत्ति 10 बिलियन रुपये थी, लेकिन फिर भी इतनी शक्ति के साथ केवल ओमकार ही 9वीं मंजिल में प्रवेश कर सकता था। फिर भी हर्षित ने सिर्फ एक फोन कॉल करके मामले को सुलझा लिया। इस बड़े फर्क ने महेश को बहुत परेशान कर दिया। सभी लोग हर्षित को घूर रहे थे, खास तौर पर सुमित्रा और ईशिता। उनकी आंखें साफ जिज्ञासा से भरी हुई थीं। हर्षित, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पावरफुल हो। सुमित्रा हर्षित के करीब झुकी और उसकी बांह पकड़ना चाहती थी। हर्षित ने बिना कुछ कहे उसकी पकड़ से बचते हुए एक कदम पीछे हट लिया। सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। दूसरी ओर इशिता ने लड़कियों की तरह हंसते हुए कहा, हर्षित, तुम अपनी असली ताकत छिपाने के लिए कमजोर होने का नाटक कर रहे हो। तुम सिर्फ एक फोन कॉल से 9वीं मंजिल भी बुक कर सकते हो। यह तो कमाल की बात है। जब महेश ने उन्हें हर्षित की तारीफ करते सुना तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। आज मुझे मुख्य किरदार होना चाहिए। अगर मैं अपनी संपत्ति का शोन ऑफ नहीं कर सकता तो धनी और सक्सेसफुल होने का क्या मतलब है? मैंने कल्चरल एंटीक्स चुराने और उसे 100 मिलियन में बेचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की ताकि मैं दिखावा कर सकूं। मैं चाहता हूं कि हर कोई मेरी प्रॉपर्टी से चकित हो जाए। हालात ऐसे क्यों हो गए? शायद मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, मार्क ने कहा। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आभा थी और उसके सिर पर टैटू बने हुए थे। पहली नजर में कोई भी बता सकता था कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे विवाद किया जा सके। जब वह बोलता था तो सभी अपना मुंह बंद कर लेते थे। वे चुप हो जाते थे और एक साथ उसकी ओर देखते थे। मार्क ने गहरी आवाज में बताया, कल सुश्री लावण्या सैर पर निकली थीं, तभी वे गलती से पानी में गिर गईं। हर्षित उनके पास से गुजरे और उन्हें बचा लिया। सुश्री लावण्या ने आभार के प्रतीक के रूप में उन्हें 1 मिलियन दिए और वादा किया कि वे उनकी एक मांग पूरी करेंगी जो उनकी शक्ति में है। क्या यह सही है?
जब मार्क ने बोलना खत्म किया तो उसकी निगाहें तेज हो गईं। उसकी पुतलियों में हल्की सी रोशनी चमक उठी। वह भाव शून्य होकर हर्षित की ओर देखने लगा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। उसने कल सिर्फ मिस कॉलिंस को बचाया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कुछ मांगने की। इसके अलावा वह 9वीं मंजिल पर कुछ परेशान करने वाले बच्चों को भी ले आया। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। वह सोचने लगा कि अगर उसे मौका मिला तो वह हर्षित से छुटकारा पा लेगा। हाँ, तुम सही हो। हर्षित अभी भी भावशून्य था। यही उसका स्वभाव था। उसे बहुत ज्यादा समझाना पसंद नहीं था और न ही बेकार की बातें करके अपना समय बर्बाद करना। बड़ी जीवन बदल देने वाली घटनाओं का अनुभव करने के बाद उसे ऐसी तुच्छ बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल भूपेंद्र की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ही यहां आया था। सभी को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तो ऐसा ही है। उसने लावण्या को बचाया, जिसकी कुल संपत्ति 20 बिलियन से अधिक है। उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए उसने न केवल उसे 1 मिलियन दिए, बल्कि उसके अनुरोध को स्वीकार करने का वादा भी किया। कोई आश्चर्य नहीं कि हम 9वीं मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं। लावण्या का जीवन और उसका वादा बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार 9वीं मंजिल में प्रवेश करना इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। मैं समझ गया। मुझे लगा कि हर्षित ने खुद को फिर से खोज लिया है। महेश के चेहरे से उदासी गायब हो गई और उसकी जगह मुस्कान आ गई। तो आपने सिर्फ मिस लावण्या की जान बचाई है। आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि यह कोई बड़ी बात है? सुमित्रा तुरंत हर्षित से दूर चली गई। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। क्या बस इतना ही? इशिता ने भौहें सिकोड़ी और चली गई। हर्षित की ओर देखते ही उसके चेहरे पर झुंझलाहट और घृणा साफ झलक रही थी। मैं समझ गया, यह हर्षित बहुत मूर्ख है। लावण्या का वादा बहुत कीमती है। वह एक अपार्टमेंट या कार मांग सकता था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल हमें 9वीं मंजिल पर लाने के लिए किया। वह मूर्ख है। कुछ सहपाठियों ने धीमी आवाज में चर्चा की। यह सही है। अगर हमारी जगह वह होता तो मैं उससे 10 मिलियन की मांग करता। फिर भी उसने इसका इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए किया। सिर्फ दिखावा करने के लिए उसने लावण्या से किया वादा बर्बाद कर दिया। कितना बेवकूफ आदमी है। सभी लोग चर्चा करने लगे और हर्षित को उपहास भरी नजरों से देखने लगे। मार्क ने हल्के से मुस्कुराकर हर्षित की तरफ गहराई से देखा। काफी प्रभावशाली। उसकी निगाहें ठंडी थीं और उसका स्वर गहरा था। हर्षित ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मार्क की ओर देखा। वह अचानक हंस पड़ा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? वह तो बस लावण्या का गुलाम है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे खत्म नहीं कर सकता। मार्क ने गंभीरता से सिर हिलाया। जो भी हो, आप इसे ऐसे ही सोच सकते हैं। महेश और बाकी भीड़ अच्छे शो की उम्मीद में हर्षित और मार्क की ओर देख रहे थे। लावण्या के नौकर को अपमानित करना लावण्या को अपमानित करने के समान था। इसके अलावा मार्क सिर्फ लावण्या का नौकर नहीं था, वह ब्लेड अलायंस का मुखिया भी था। ब्लेड अलायंस पोलर्टन में एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन था। यहां तक कि ओमकार, जो ओमकार एंटिक्स का मालिक था, भी मार्क को भड़काने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हर्षित ने शांति से उस आदमी की ओर देखा। आपको मुझे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। पूरी दुनिया में बहुत कम लोग उन्हें अपमानित करने का साहस करते थे, क्योंकि ऐसा करने से इंटरनेशनल संघर्ष उत्पन्न हो सकता था। मार्क स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में क्रोध चमक उठा। उसका गुस्सा उबल रहा था। हवा में खतरनाक तनाव महसूस किया जा सकता था। अगर तुमने मिस लावण्या को नहीं बचाया होता तो मैं तुम्हें गला घोंट कर मार देता। मार्क के क्रोध को देखकर सभी के दिल डर से धड़कने लगे। उसका आभा मंडल इतना खतरनाक था कि उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। हर्षित का चेहरा अंततः गंभीर हो गया जब वह धीरे धीरे मार्क की ओर बढ़ा। उनका स्वभाव शांत था और वे प्रतिस्पर्धी नहीं थे। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि वे क्रोधित नहीं होते थे। अगर कोई सीमा लांघता था तो वे उससे छुटकारा पाने में कोई गुरेज नहीं करते थे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई उससे पंगा नहीं लेता तो वह भी उनसे पंगा नहीं लेगा, लेकिन अगर कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत करता है तो वह बदले में उनके पूरे परिवार को भी खत्म कर सकता है।
मार्क ने सहज भाव से अपनी बात जारी रखी। वह बुरी तरह से हंसा और उसके डरावने दांत रोशनी में चमक उठे। यह काफी डरावना था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपनी उंगलियों को चटकाया और अपनी गर्दन को तान दिया। यह देखकर भूपेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से हर्षित को रोका। हर्षित, वह मार्क फाइट है, जल्दबाजी मत करो। इसके बाद वह बेचैनी से मार्क की ओर बढ़ा और झुककर प्रणाम किया। मुझे सच में खेद है मिस्टर वाइट, मैं सच में माफी मांगता हूं। कृपया उदारता दिखाइए और उसे माफ कर दीजिए। महेश और बाकी लोग पहले ही डरकर दूर खड़े थे। वे इस दृश्य को बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे। उनकी नजर में हर्षित और भूपेंद्र अब गए काम से थे। अगर उसने मार्क वाइट को नाराज किया है तो वह अब कैसे जिंदा रह सकता है? यह आदमी इतने सालों से ब्लेड अलायंस को कंट्रोल कर रहा है। उसने कई खतरनाक और क्रूर काम किए हैं। अगर लावण्या उसे रोकने में कामयाब नहीं होती तो वह पोलर्टन की पूरी भूमिगत दुनिया पर कब्जा कर लेता। हर्षित की निगाहें ठंडी होती जा रही थीं। उसकी हत्या की मंशा और तीव्र होती जा रही थी। दूसरी तरफ मार्क भी एक जंगली जानवर की तरह था जो हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही हर्षित मार्क की गर्दन तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, एक महिला अचानक वहां आ गई। उसने एक लंबी लाल ड्रेस पहनी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका रंग गोरा था और उसका फिगर बेहद आकर्षक। उसके छोटे चेहरे पर कोई कमी नहीं थी। उसके होंठ लाल थे, दांत सफेद थे और उसकी आंखें पानी की तरह चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे बोल सकती हों। लोगों की पहली धारणा यह थी कि वह एक अलौकिक प्राणी है। वह सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तुम क्या कर रहे हो? लावण्या ने अंदर आते ही धीरे से पूछा। उसकी आवाज इतनी मधुर और मनमोहक थी कि हर आदमी की सांसें थम गईं, यहां तक कि मार्क की भी। फिर भी वह उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। वह सिर झुकाकर आदर से खड़ा था। दूसरी ओर सुमित्रा और इशिता लावण्या को जलन और ईर्ष्या से देख रही थीं। हम सब औरतें हैं, वह इतनी परफेक्ट क्यों है? मार्क ने अपनी उग्र आभा को पीछे खींच लिया और बिना हिले डुले खड़ा हो गया, जैसे कोई बच्चा जो कुछ गलत कर बैठा हो। वह पूरी तरह से आज्ञाकारी लग रहा था। लावण्या की नजर मार्क पर पड़ी। यह एक त्वरित और बेपरवाह नजर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अगर मार्क का आभा मंडल तेज और खतरनाक था तो लावण्या का उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। यद्यपि वह बस खड़ी थी, फिर भी उसकी उपस्थिति इतनी सशक्त थी कि वहां का माहौल बदल गया। मार्क ने लावण्या की नजर को महसूस किया और उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। उस पल वह पूरी तरह से डर गया। अन्य लोगों को लावण्या की असली पहचान के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मार्क उसे अच्छे से जानता था। वह कोई और नहीं बल्कि लावण्या परिवार की उत्तराधिकारी थी। उस पल मार्क की हर्षित के प्रति नफरत चरम पर थी। आखिरकार यह सब तो हर्षित की वजह से हो रहा है। इस हर्षित को क्या अधिकार है कि वह लावण्या को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर करे? बाहर निकलो, लावण्या ने हल्के से कहा। हाँ सुश्री लावण्या, मार्क ने सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक जवाब दिया। हर्षित मार्क की आंखों में छिपी ठंडी चमक को साफ देख सकता था। जब मार्क की नजर उसके पीछे गई तो उसमें हत्या की मंशा छुपी हुई थी। हर्षित ने मन ही मन उपहास किया। मैंने कल मेरी जान बचाने के लिए आपको धन्यवाद नहीं दिया। लावण्या ने महेश और अन्य लोगों पर नजर डालने की भी जरूरत नहीं समझी। वह सीधे हर्षित के पास जाकर धीरे से बोली। भूपेंद्र उसके ठीक बगल में खड़ा था और उसके चेहरे पर हैरानी थी। वह लावण्या जैसी हैसियत वाली किसी महिला के संपर्क में कभी नहीं आया था। हालांकि उसने उन्हें कई बार टीवी पर देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने उन्हें इतनी करीब से देखा। यह ठीक है, हर्षित ने सिर हिलाया। क्या हम बाहर जाकर बात करें? लावण्या ने सुझाव दिया। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद हर्षित ने सिर हिलाया। ठीक है, लावण्या ने उसके जवाब पर हल्की सी मुस्कान दी और सबसे पहले बाहर चली गई। उसने महेश और बाकी लोगों पर एक नजर भी नहीं डाली, जिससे महेश का चेहरा उदासी से भर गया। मैंने खुद को स्टाइलिश पोस्चर में रखने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम मुझे एक नजर क्यों नहीं डालना चाहते? लावण्या के प्रकट होते ही महेश ने खुद को सबसे अच्छे तरीके से पेश किया और अपनी सबसे खूबसूरत और गर्मजोशी भरी मुस्कान बिखेरी। उसने सोचा कि लावण्या का दिल जीतना बहुत बढ़िया रहेगा। फिर भी
लावण्या ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। लावण्या को जाते देख भीड़ ने राहत की सांस ली। वह इतना बड़ा और पावरफुल क्यों बन रहा है? क्या वह सचमुच सोचता है कि लावण्या की जान बचाने के बाद उसका जीवन बेहतर हो जाएगा? सुमित्रा ने तिरस्कार पूर्वक अपने होंठ दबा लिए। चलो बस इसे जाने दो, तुम जल्द ही एक फेमस सेलिब्रिटी बनने वाली हो। इशिता ने उसकी कलाई खींचते हुए उसे सांत्वना दी। जैसे ही यह टॉपिक उठा, भीड़ तुरंत एकत्र हो गई और उन पर सवालों की बौछार कर दी। सुमित्रा, क्या तुम सच में डोंटर पिक्चर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो? एक क्लासमेट ने जलन भरी नजरों से पूछा। सुमित्रा की आंखों में संतोष भरा और उसने जवाब दिया, यह सही है। डोंटर पिक्चर्स को दीवा, वसुंधरा और पोलर्टन के सबसे अमीर आदमी चंद्रकांत ने बनाया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि दीवा के पास कितने बड़े रिसोर्सेस हैं। इशिता मुस्कुराई। मेरी बहन भी डोंटर पिक्चर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। अगर आप लोग फ्यूचर में उन्हें देखना चाहेंगे तो यह सिर्फ बड़े पर्दे पर होगा। चलो खाना खाते समय बातें करते हैं। सॉरी, हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। महेश ने प्रपोज किया और वेटर को बुलाने के लिए हाथ उठाया। भूपेंद्र ने कुछ देर सोचा और सावधानी से पूछा, मिस्टर महेश, क्या आपका वादा अब भी मायने रखता है? महेश ने हंसते हुए कहा, मैंने क्या वादा किया था? आपने कहा था कि अगर हर्षित हमें 9वें फ्लोर पर ले आए तो आप वह अपार्टमेंट खरीद लेंगे और मुझे 2 मिलियन का कमीशन देंगे। भूपेंद्र ने चिंता में कहा। महेश ने जवाब दिया, क्या वह सच में हमें अंदर लाने की कैपेसिटी रखता है? मुझे पहले से पता था कि उसके पास वह कैपेसिटी नहीं है। मैं बस उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। चलो पहले खाना खाते हैं और बाद में इस पर बात करते हैं। चलो आज काम के बारे में बात नहीं करते, पहले खाना खाते हैं और सबका मूड खराब नहीं करते, इशिता ने हल्के से कहा। भूपेंद्र ने आह भरी। अगर मुझे पहले यह पता होता तो मैं इस डील को एक्सेप्ट ही नहीं करता। कोई भी समझ सकता है कि महेश सच में कभी भी वह अपार्टमेंट खरीदना नहीं चाहता था। वह बस मेरे सामने शो ऑफ कर रहा था। हर्षित 10वें फ्लोर के पार्लर में चमड़े के सोफे पर बैठे और बोले, बुरा नहीं है, यह सोफा एग्जीक्यूटिवली डिजाइन किया गया है। एक सेट की कीमत 6 से 7 हजार तो होगी। तुम्हें अपनी चीजें पता हैं? लावण्या ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा। तुम क्या पीना चाहते हो? हर्षित ने कहा, बस कुछ सादी कॉफी ही काफी होगी। इसके बाद लावण्या ने एक कैबिनेट खोला, उसमें से कॉफी पाउडर निकाला और हर्षित के लिए 1 कप गर्म कॉफी बनाई। क्या बात है, आपने तो सिंपल कॉफी का स्टॉक भी रखा है, हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बिजनेस करते समय मुझे हर तरह के क्लाइंट मिल सकते हैं। हर तरह की संभावनाओं के लिए तैयार रहना सबसे अच्छा है। लावण्या सोफे पर वापस बैठ गई। उसने अपना शरीर रिलैक्स किया, जिससे उसका परफेक्ट आवर ग्लास फिगर नजर आया। आज आपकी मदद के लिए थैंक्स, हर्षित ने कॉफी का एक सिप लेते हुए कहा। लावण्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे मार्क के बिहेवियर पर अफसोस है। आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत उससे डील कर लूंगी। वह आपको कोई परेशानी नहीं देगा। हर्षित ने धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लावण्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मार्क बहुत घमंडी है क्योंकि उसने ब्लेड अलायंस पर कब्जा कर लिया है। उसने हर्षित की जांच की थी और मिली जानकारी के आधार पर हर्षित शादीशुदा था। हालांकि 6 लाख की सर्जरी फीस के कारण उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था। हर्षित के नाम पर पहले एक कंपनी थी और अब कंपनी का कानूनी व्यक्ति बदल चुका था। इसलिए उसकी राय में हर्षित के पास थोड़ी सी लड़ने की क्षमता के अलावा और कोई ताकत नहीं थी। हालांकि लड़ाई में माहिर होना हमेशा काफी नहीं होता। आखिरकार ब्लेड अलायंस में ऐसे कई लोग हैं जो युद्ध में कुशल हैं, फिर भी वे कभी पब्लिक में आने की हिम्मत नहीं करते और सिर्फ पर्दे के पीछे ही काम करते हैं। पूरे ब्लेड अलायंस में केवल 5 या 6 लोग ही थे जिन्होंने खुद को दिखाने की हिम्मत की। इस बारे में चिंता मत करो, अगर वह लिमिट क्रॉस करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे, हर्षित ने सोफे पर बैठते हुए बेपरवाही से कहा। लावण्या की भौहें गहरी हो गईं। मार्क उतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोचते हो। इसके अलावा आपने मेरे बारे में जांच भी की है ना? हर्षित ने उसे एक आधी मुस्कान दी और आगे कहा,
आपने मेरा क्रेडिट स्कोर, कंपनी ट्रैवल रिकॉर्ड और मेरी सारी परचेजिंग हिस्ट्री चेक की है ना? तुरंत ही लावण्या की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हर्षित सही कह रहा था। मैंने जिस पर्सन को उसकी जांच करने के लिए हायर किया था वह बहुत काबिल है। वह लोगों की गुप्त रूप से जांच कर सकता है बिना टारगेट को पता चले, और उसने कभी कोई गलती नहीं की है। लेकिन इस हर्षित के साथ ऐसा क्या है? उसे कैसे पता चला कि मैं उसकी जांच करवा रही थी? हर्षित ने कहा, मेंटिस वाकई काबिल है और बहुत शांत चित्त भी। लेकिन क्या आपने एक कहावत सुनी है, अगर आप रसातल में झांकते हैं तो रसातल भी आपको झांकता है? लावण्या और भी ज्यादा हैरान हो गई। वह सीधी होकर बैठ गई और हर्षित की आंखों में देखने लगी। मेंटिस उसका ट्रस्टेड अधीनस्थ था, जिसे पोलर्टन में बेस्ट ट्रैकर के रूप में जाना जाता था। उसे कभी नहीं लगा था कि हर्षित पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मेंटिस का पर्दाफाश हो जाएगा। आप सच में कौन हैं? लावण्या ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा। सुश्री लावण्या, ज्यादा जानना हमेशा अच्छा नहीं होता, हर्षित ने बुदबुदाया। लावण्या वहीं बैठी रही और अचानक हंस पड़ी। लगता है मैं फेल हो गई। ये मेरी गलती है। मुझे आप पर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, जो बातें आपने पता लगाई मैं उन्हें पहले से ही प्रेजेंट करने के लिए तैयार था, हर्षित ने जवाब दिया। लावण्या को लगा कि हर्षित और भी ज्यादा रहस्यमयी है। इससे उसकी उसमें रुचि और बढ़ गई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, लावण्या ने कहा। चूंकि आपके पास अभी कोई नौकरी नहीं है, तो क्या आप मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनने में रुचि लेंगे? हर्षित यह सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया। फिर वह हंस पड़ा। ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। हर कोई, खासकर नॉर्दर्न एशिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, डर जाएंगे अगर उन्हें पता चले कि हर्षित एक महिला के पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहा है। मैं समझती हूं कि आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं, लेकिन आप एक अच्छी जॉब के बिना नहीं रह सकते, है ना? मुझे परवाह नहीं कि आपकी दूसरी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन आपको उसे अपने बारे में बताना होगा, है ना? उसने कहा। हर्षित ने जवाब दिया, मुझे कहना होगा। आप बहुत अच्छी स्पीकर हैं। 5,000 पर मंथ, डेली 8 घंटे काम के साथ। लावण्या ने होंठ सिकोड़कर उसकी ओर देखा। यह डील हो गई। यह कहते हुए हर्षित खड़ा हो गया। सच में लावण्या पैसे के बारे में सही कह रही थी। नंदिनी चाहती थी कि उसके पास एक अच्छी जॉब हो, और एक पर्सनल बॉडीगार्ड की जॉब वाकई में अच्छी थी। ओह, यह सही है। मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है, लावण्या ने सिर झुकाते हुए कहा। उसके सिल्की बालों ने उसके सॉफ्ट प्यारे चेहरे को ढक रखा था। जब सनलाइट उसके चेहरे पर पड़ती थी तो वह बेहद खूबसूरत लगती थी। यह क्या है? हर्षित ने पलटकर पूछा। क्या आप वसुंधरा लो को जानते हैं? लावण्या ने पूछा। नहीं, हर्षित ने सिर हिलाकर जवाब दिया। लेकिन मैंने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक आदमी का फिगर देखा और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, लावण्या ने कहा। वह उसके साथ बाइक पर सवार था। यह सुनकर हर्षित ने जवाब दिया, सुश्री लावण्या, आप मजाक कर रही होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लावण्या ने अविश्वास से पूछा, सच में? लेकिन उसकी बैग तो आपकी बैग से बहुत मिलती जुलती है। हर्षित ने हंसते हुए दरवाजा खोल दिया, जिससे लावण्या, जो अचंभित थी, अकेली रह गई। हर्षित के जाने के बाद लावण्या ने अपनी कनपटियां मस लीं। वह उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। इस बात के बावजूद कि मेरे पास उसकी सारी डिटेल्स हैं, फिर भी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। प्रेस्टीजियस 9th फ्लोर पर हर्षित को भीड़ की हंसी सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला और अंदर गया तो उसने देखा कि भीड़, खास तौर पर इशिता और सुमित्रा, बहुत ज्यादा नशे में थी। उन्हें अक्सर महेश के लिए टोस्ट देते हुए देखा गया था। इस तथ्य के बावजूद कि वे सभी जानते थे कि हर्षित अंदर आ गया है, उनमें से किसी ने भी उसका अभिवादन नहीं किया। सुमित्रा और इशिता ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। इस बीच भूपेंद्र उदास चेहरा बनाए हुए कोने में अकेला बैठा रहा। हर्षित ने महेश की ओर देखा और कहा, कुछ काम हो गया है और मुझे अब यहां से जाना होगा। चाहे आप घर खरीदें या नहीं, आपको भूपेंद्र का कमीशन देना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह सुनते ही महेश अपनी सीट से उछल पड़ा और उसने अपना मुक्का मेज पर पटक दिया। हर्षित, हर्षित, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हर्षित, हर्षित, क्या आप मरना चाहते हैं? सुमित्रा चिल्लाई।
कितना अपमानजनक आदमी है। इशिता भी क्रोधित हो गई। वह खुद को क्या समझता है? क्या वह इस धारणा में है कि लावण्या से बात करने के कारण उसे अहंकारी होने का अधिकार है? ऐसा लगता है कि तुम अपना सबक सिर्फ मौत के सामने ही सीखोगे, हर्षित ने कहा, क्योंकि वह महेश को खत्म करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। लेकिन ठीक उसी समय उसका फोन बज उठा। जब उसने अपना फोन निकाला तो पाया कि नंदिनी ने उसे कॉल किया था। निखिल को कुछ हो गया है हर्षित। लाइन के दूसरी तरफ नंदिनी की सिसकियां सुनी जा सकती थीं। हर्षित ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। घबराओ मत, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ? उसने हरिओम को दिए गए 6 लाख रुपया और संपत्ति के लिए आपके द्वारा दिए जाने वाले 2 मिलियन रुपया जुए में गंवा दिए। इससे भी बुरी बात यह है कि वह वर्तमान में 1 मिलियन रुपया के कर्ज में है और उसे बंधक बनाकर रखा गया है। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने 3 दिन में 1 मिलियन रुपया नहीं चुकाए तो वे उसका एक हाथ काट देंगे, नंदिनी ने बताया। यह सुनकर हर्षित क्रोधित हो गया। यह आदमी कभी नहीं बदलेगा। क्या आप मुझे बता सकती हो कि उसे कहां रखा गया है? अंत में हर्षित अपने गुस्से को काबू में रखने में कामयाब रहा। नंदिनी ने जवाब दिया, ब्लेड अलायंस ने उसे पैरागॉन बिल्डिंग में कैद कर लिया है। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा, हर्षित ने आगे कहा। निखिल वास्तव में नहीं बदलता। हर्षित, मैंने तुम्हें कॉल करके गलती की है। मुझे तुम्हें कॉल करने से पहले ही पता होना चाहिए था। लाइन के दूसरी तरफ से नंदिनी की उदास आवाज सुनी जा सकती थी। आप इस समय कहां हैं? हर्षित ने पूछा। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है, यह कहकर नंदिनी ने फोन काट दिया। हर्षित के चेहरे पर भावशून्यता के बावजूद उसकी आंखों में खतरनाक भाव था। फिर उसने महेश और बाकी लोगों को एक ठंडी नजर से देखा और फिर नंबर डायल करने के लिए मुड़ गया। ब्रैडली, मेरे लिए नंदिनी की वर्तमान स्थिति का पता लगाओ। अमूल्य धारा सिस्टम के सक्रिय होने के बाद हर्षित के अधीनस्थ धीरे धीरे पोलर्टन में इकट्ठा हुए और उनके आदेश का इंतजार करने लगे। अमूल्य धारा सिस्टम के प्रशासक ब्रैडली ब्राउन सबसे पहले पहुंचे। वह दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर होने के साथ साथ एक शानदार ट्रैकर भी थे। जब लावण्या हर्षित की जांच कर रही थी तो उसे 30 सेकंड से भी कम समय में इसका पता चल गया। श्रीमती हर्षित पोलर्टन फार्मा के लिए जा रही हैं, ब्रैडली ने जवाब दिया। यह सुनते ही हर्षित का चेहरा काला पड़ गया। हरिओम पोलर्टन फार्मा के मालिक हैं। ऐसा लगता है कि नंदिनी हरिओम से सहायता लेने की योजना बना रही है। हर समय उस पर नजर रखना। यह कहने के कुछ ही समय बाद उसने लावण्या से एक कार उधार ली। यह बेंटले की सीमित संस्करण वाली 4 सीटर कार थी जिसकी कीमत 6 मिलियन थी। जैसे ही वह कार में बैठा उसे दूसरे फोन पर एक संदेश प्राप्त हुआ। जब उसने अपना फोन उठाया तो उसने देखा कि यह निखिल की पत्नी साक्षी थी जिसने उसे एक संदेश छोड़ा था। संदेश में लिखा था, हाय अमीर आदमी, मैं इस समय गंभीर संकट में हूं, क्या आप मेरी सहायता करना चाहेंगे? थोड़ी देर रुकने के बाद हर्षित ने संदेश का जवाब दिया। बोलो। फिर उसने जवाब दिया, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरे लिए यह बहुत है, लेकिन आपके लिए यह बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी सभी शर्तों से सहमत हूं, बशर्ते आप मुझे पैसे उधार दे सकें। टेक्स्ट मैसेज के साथ उसकी सेल्फी भी थी जिसे एक दुखद इमोटिकॉन के साथ अनगिनत बार फोटोशॉप किया गया था। हर्षित ने टाइप किया, आपको कितना चाहिए? उसने लिखा, मुझे 10 लाख चाहिए। क्या यह ठीक है? संदेश के पीछे एक रोने वाला इमोटिकॉन था। अंत में हर्षित उसे पैसे उधार देने के लिए सहमत हो गया। यदि समस्या का समाधान पैसे से हो सकता तो वह इस पर आगे कोई विचार नहीं करता। यद्यपि वह विश्व भर में सुप्रसिद्ध थे, फिर भी उन्होंने लोगों से कम ही बातचीत की और उन्हें केवल कुछ ही लोगों ने देखा था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे 1 मिलियन रुपया ट्रांसफर कर दिया और संदेश दिया, अब आप अकेली हैं। पैरागॉन होटल के अंदर साक्षी अपने फोन को घूर रही थी। अचानक उसका फोन बज उठा और एक नोटिफिकेशन आया, आपके पेपैल में 1 मिलियन ट्रांसफर हो गया है। एक पल में साक्षी एक्साइटमेंट से उछल पड़ी। हे भगवान, कितना अमीर आदमी है। निखिल, जो उदास होकर उसके बगल में सिर झुकाए बैठा था, अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और पूछा, ये पैसे तुम्हें किसने ट्रांसफर किए? साक्षी ने उसे जल्दी से देखा और फिर अपना फोन छिपा दिया।
ताकि वह उसे न देख सके। मुझे यकीन नहीं है, शायद यह हरिओम था। उसका हरिओम को यह बताने का कोई इरादा नहीं था कि वह एक अमीर आदमी के साथ कनेक्शन बना चुकी है। उसने मेरी 2 तस्वीरें देखने के बाद मुझे 1 मिलियन रुपया ट्रांसफर कर दिया, इस फैक्ट के बावजूद कि वह नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। मुझे लगता है कि मैं अभी भी काफी अट्रैक्टिव हूं। शायद अब समय आ गया है कि मैं इस अमीर आदमी की तलाश शुरू कर दूं और उससे डेटिंग पर जाने के लिए कहूं। एक्साइटेड होकर उसने अपने बालों को बिखेरा और खुद को अच्छी तरह से देखने के लिए फोन की काली स्क्रीन को मिरर की तरह इस्तेमाल किया। मैं उस बेचारे निखिल को तब बाहर निकाल दूंगी जब वह अमीर आदमी मेरा शुगर डैडी बन जाएगा। साक्षी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। निखिल भी बहुत खुश था। उसे विश्वास था कि हरिओम ही वह व्यक्ति था जिसने उसे पैसे ट्रांसफर किए थे। मुझे यह पता था, हरिओम निस्संदेह इस इंपॉर्टेंट टाइम में हमारी बहुत मदद करेगा। अंत में वह एकमात्र व्यक्ति था जो मेरी सहायता करने के लिए तैयार था। दूसरी ओर हर्षित ने मेरी सहायता करने का प्रयास भी नहीं किया। मैं वापस आने पर नंदिनी से तलाक लेने के लिए कहूंगा। जब किसी ने हर्षित का जिक्र किया तो साक्षी ने घृणा से अपने होंठ सिकोड़ लिए। क्या तुम्हारी बहन ब्लाइंड है या कुछ और? वह हर्षित जैसे किसी व्यक्ति से कैसे प्यार कर सकती है और उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा सकती है? निखिल ने जवाब दिया, अब इस बारे में बात नहीं करते, वह एक बेकार कूड़ा है। यह सच है। ओह, जो भी हो, हमें जल्दी से पैसे वापस कर देने चाहिए ताकि हम जा सकें। हमारी हाल की किस्मत बहुत खराब रही है, साक्षी ने परेशान होकर कहा, क्योंकि वे प्रत्येक मैच में 3 लाख हार गए थे। उस एक रात में उन्हें लगभग 3 मिलियन का नुकसान हुआ। जब तक मेरी बहन हरिओम से शादी करती है, वह निस्संदेह हमारे नुकसान की भरपाई करेगा। उसके लिए 3 मिलियन कुछ भी नहीं है। वह हमारी मदद करेगा, भले ही हमें 10 मिलियन का नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, निखिल ने कहा। इस बीच नंदिनी पोलर्टन फार्मा के सामने टैक्सी से उतरी। उसने अपने सामने ऊंची 33 मंजिली बिल्डिंग को देखते हुए गहरी सांस ली। फिर उसने हरिओम का नंबर डायल किया। नंदिनी, क्या हुआ? तुमने अचानक मुझे क्यों फोन किया? हरिओम की कोमल आवाज फोन पर बोल रही थी। कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि नंदिनी का फोन आने पर वह खुश और चिंतित था। मुझे आपसे 10 लाख उधार लेने हैं। निखिल को कुछ हो गया है, नंदिनी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। हरिओम के जवाब देने से पहले ही सन्नाटा छा गया। अब आप कहां हैं? आइए मिलते हैं और डिटेल्स पर डिस्कशन करते हैं। मैं पोलर्टन फार्मा के सामने हूं। यह सुनकर हरिओम में एक्साइटमेंट भर गया। फिर उसने जवाब दिया, ठीक है, क्या तुम वहां मेरा वेट कर सकती हो? मैं अभी तुम्हें लेने आता हूं। ठीक है। नंदिनी ने थोड़ी देर की हेजिटेशन के बाद सहमति जताई। कुछ ही देर में हरिओम बिल्डिंग से बाहर निकला और उसने नंदिनी को देखा। जब उसने नंदिनी को देखा तो उसकी आंखों में मोह की चमक थी। नंदिनी ने एक स्लिम फिटिंग सफेद टॉप पहना था जो उनकी पतली कमर को और अधिक अट्रैक्टिव बना रहा था, तथा उन्होंने स्किनी जीन्स पहन रखी थी जिससे उनकी लंबी आकर्षक टांगें दिख रही थीं। उसमें से ग्रेस और एलिगेंस झलक रही थी। नंदिनी, हरिओम ने उसे गौर से देखते हुए पुकारा। उस पल उसके प्रति उसकी डिजायर्स उसकी सेंसेस पर हावी हो गईं। हालांकि हर्षित ने नंदिनी के साथ कभी संबंध नहीं बनाए थे, फिर भी वह हर्षित से विवाहित थी और लीगली उनकी पत्नी थी। हरिओम को यह विचार आते ही बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसे गहन और कॉम्प्लेक्स उलझनों में उलझने में मजा आता था। उन्होंने सुझाव दिया, नंदिनी, क्यों ना हम मेरे ऑफिस में बात करें? कुछ देर सोचने के बाद नंदिनी ने सहमति में सिर हिलाया। जब वे हरिओम के ऑफिस पहुंचे तो वह जल्द ही सोफे पर बैठ गई। फिर हरिओम ने उसके बगल में बैठने से पहले उसे एक कप कॉफी दी। नंदिनी इतनी घबरा गई कि उसने अपने और हरिओम के बीच कुछ दूरी बनाने के लिए अपना स्थान बदल लिया। हरिओम को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बजाय उसने उसे एक फनी मुस्कान दी और पूछा, क्या बात है? अगले ही पल जब नंदिनी ने निखिल के साथ घटी घटना के बारे में संक्षेप में बताया तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हरिओम ब्लेड अलायंस के बारे में जानता था। उनके संगठन का मुखिया मार्क व्हाइट था, जो क्रूअल होने के लिए बदनाम था। गैरेट ने हरिओम को अनगिनत बार चेतावनी दी थी कि वह ब्लेड अलायंस से कोई संबंध न रखे।
1 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि निखिल और उसके दोस्त को वापस पाना मेरे लिए आसान नहीं होगा, हरिओम ने कहा। नंदिनी के चेहरे पर तुरंत ही खटास आ गई। हरिओम ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदिनी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ो। हरिओम ने महिला को नाप तोल कर देखा और फिर उसके नाजुक चेहरे पर नजर डाली। फिर उसने यह सोचकर आहें भरीं कि वह हर्षित से प्यार करती है। 6 लाख के अलावा 10 लाख, तुम्हें वो रकम कमाने और मुझे चुकाने में कितने साल लगेंगे? बोलते हुए उसने एक इशारा भरी नजर डाली। नंदिनी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और बुदबुदाते हुए कहा, मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। 5 या शायद 10 साल में मैं यह सब वापस कर पाऊंगी। साथ ही मैं तुम्हें मार्केट वैल्यू के हिसाब से इंटरेस्ट भी दूंगी। हरिओम ने ठहाका लगाया। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि हर्षित के पास अब कोई जॉब नहीं है? इसके अलावा निखिल जल्द ही एक लड़की से शादी करने वाला है और तुम्हें अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी है। यह देखते हुए कि तुम्हारा एनुअल सैलरी करीब 1 लाख है, तुम्हें मुझे जो राशि देनी है उसे चुकाने में कई साल लगेंगे। कुछ देर बाद नंदिनी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गई। अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद। वह जाने के लिए अपनी सीट से उठने ही वाली थी। हालांकि हरिओम उसके करीब बैठ गया और उसने कोमल आवाज में सुझाव दिया, तुम्हारे पास मुझे चुकाने के और भी तरीके हैं जिनमें पैसे शामिल नहीं होंगे। यह सुनकर नंदिनी हैरान हो गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने हरिओम को देखा, जो उसे गौर से देख रहा था। उन्होंने विस्तार से बताया, मुझे हर्षित से तलाक लेने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय तुम्हें बस कभी कभी मेरे साथ रहना है। जब भी तुम्हें मुझसे कोई कॉल आए तो मेरे घर आ जाना और मैं तुम्हें 50,000 मंथली अलावेंस दूंगा। क्या यह तुम्हें ठीक लगता है? यह कहते हुए वह नंदिनी की कमर पर अपना हाथ रखने ही वाला था। नंदिनी के चेहरे पर इस बात का बहुत ज्यादा असर हुआ। वह खड़ी हुई और खुद को दूर करते हुए उसने स्पष्ट किया, मैं तुम्हें एक दोस्त के तौर पर देखती हूं हरिओम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा मैं एक शादीशुदा महिला हूं। कृपया मेरे प्रति कुछ सम्मान दिखाओ। तभी हरिओम ने आखिरकार अपना असली इरादा जाहिर किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। असल में किसी और की औरत के साथ सोने का विचार मुझे एक्साइट करता है। वह उसकी परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ था। नंदिनी के माता पिता उसे वह मदद नहीं दे सकते थे जिसकी उसे जरूरत थी। उसका भाई निखिल एक होपलेस और इनकेपेबल मूर्ख था। फिर निखिल की होने वाली पत्नी साक्षी एक पैसे की भूखी औरत थी। इस प्रकार इसमें कोई शक नहीं था कि 10,600,000 का कर्ज उसके परिवार के लिए एक बड़ा बोझ होगा। नंदिनी की आंखों में आंसू और लाली आ गई, क्योंकि वह हरिओम के शब्दों से इंसल्टेड महसूस कर रही थी। अपनी कांपती हुई आवाज के बावजूद उसने कहा, हरिओम, तुम्हारे प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे 6 लाख रुपए लौटा दूंगी। जैसे ही उसकी बात समाप्त हुई, उसने दरवाजा खोला और हरिओम के ऑफिस से बाहर जाने वाली थी। अभी भी उसके दुबले पतले शरीर को घूरते हुए हरिओम ने याद दिलाया, यह मत भूलो कि तुम्हारा भाई निखिल अभी भी ब्लेड अलायंस के साथ है। अगर तुम 3 दिनों में 1 मिलियन इकट्ठा करने में फेल रही तो वह अपना हाथ खो सकता है। नंदिनी का चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया और यहां तक कि उसकी हड्डियां भी घृणा से कांपने लगीं। मैं उसे बचा सकता हूं, बस मुझे एक फोन करना है और वह आजाद हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा करूंगा या नहीं, यह अब तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करता है। हरिओम ने आगे बोलने से पहले सोफे को थपथपाया। मैंने सुना है कि तुम्हारा कौमार्य अभी भी बरकरार है, तो क्यों ना हम टकराना। नंदिनी ने दरवाजा खोला और उसकी बात पूरी होने से पहले ही कमरे से बाहर निकल गई। हरिओम ने सार्कास्टिक हंसी के साथ उपहास किया। फिर उसने अपनी कॉफी पीते हुए यह चिंता नहीं की कि उसने उसे कितना इंसल्ट किया था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके शब्द और एक्शंस रिकॉर्ड हो चुके थे और हर्षित को भेजे जा चुके थे। दूसरी तरफ जैसे ही वीडियो हर्षित को मिला, उसके चेहरे पर ठंडापन छा गया। हर्षित, क्या मुझे हरिओम से छुटकारा पाना चाहिए? हर्षित के सबसे काबिल अधीनस्थों में से एक ब्रैडली ब्राउन ने गुस्से में पूछा। उसी समय उसने सोचा, क्या हरिओम की मौत की ख्वाहिश है? हर्षित की वाइफ का फायदा उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई?
मैं खुद ही यह कर लूंगा। हर्षित तेजी से ब्लेड अलायंस की ओर बढ़ा और बोला, इसके अलावा ब्लेड अलायंस में मेरे साथ एक सबॉर्डिनेट को भी इंक्लूड करो। मैं 10 मिनट में उन दोनों बेवकूफों को पकड़ लूंगा। क्या मैं टाइसन को भेजूं? ब्रैडली ने सावधानी से पूछा। टाइसन क्वायर, जिसे टाइगर के नाम से भी जाना जाता था, माउंट सी सेक्ट नाम के एक संगठन का हेड था जो ब्लेड अलायंस की तरह ही काम करता था। हालांकि माउंट सी सेक्ट ब्लेड अलायंस से कमजोर था, इसलिए वे हमेशा मार्क और उसके ऑर्गेनाइजेशन से दूर रहते थे। मैं डिसीजन तुम पर छोड़ता हूं। हर्षित ने कॉल खत्म कर दिया। कार में उसका चेहरा इतना डरावना था कि किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा है। निखिल और साक्षी, जिन्होंने अभी अभी 10 लाख रुपए चुकाए थे, गेस्ट रूम में उत्सुकता से बैठे थे। ब्लेड अलायंस से निपटना आसान नहीं था। हालांकि निखिल और साक्षी ने पैसे चुका दिए थे, ऐसा लग रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन दोनों को जल्द ही छोड़ने का प्लान नहीं बना रहा था। मुझे उम्मीद है कि हरिओम हमारी मदद करेगा। अगर नहीं तो हमारे लिए यहां से निकल पाना इम्पॉसिबल लगता है, साक्षी ने कहा। निखिल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, चिंता मत करो, हरिओम हमें यहां कष्ट सहने के लिए नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद पहले से बदतमीज बटलर कमरे में दाखिल हुआ और रिस्पेक्टफुली बोला, चीजें बहुत आसान होती अगर आपने हमें बताया होता कि आप मिस्टर क्यू के परिचित हैं। हम वास्तव में उसके बहुत करीब हैं। निखिल ने एक एरोगेंट मुस्कान के साथ अपना गला साफ किया, यह सोचते हुए कि बटलर का मतलब हरिओम के लास्ट नेम मिस्टर क्वीन से है। दूसरी ओर बटलर ने सिचुएशन को गलत समझा और मान लिया कि निखिल टाइसन का करीबी एसोसिएट है।